Yes, Malik. Very, very, very good afternoon to all of you. Chalo. Let me just set the things. ताकि आपको कोई लेक्चर का इंटरप्शन ना रहे. इज माई वॉइस क्लियर? मालिक वॉइस क्लियर है क्या? एक बार बता दो सभी लोग फटाफट. गाइस आई एम गेटिंग अ लिटिल टेक्निकल ग्लिच. मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या वॉइस क्लियर है और बैकग्राउंड क्लियर है क्या? वॉइस एंड बैकग्राउंड आर क्लियर? प्लीज टेल मी येस और येस. ओके. चलो देन, अगर सब कुछ सही है तो बस काम खत्म. फिर तो आगे बढ़ने में कोई तकलीफ ही नहीं है. सर क्या कर रहे हैं हम? याद दिला दूं, हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर है. चलो फटाफट एक क्विक रिकैप देख लेते हैं. राइट, हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर है. क्या पढ़ा हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर में? सेकंड चैप्टर के अंदर में रेसिडेंशियल स्टेटस. टेक्निकली इस चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ा. पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे. दूसरा, रेसिडेंशियल स्टेटस के टोटल इनकम कैसे निकालेंगे और किसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी. हम पहले पार्ट पे है, रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस 4 लोगों के लिए देखना है. 6(1) इंडिविजुअल, 6(2) HUF, 6(3) कंपनी, 6(4) एनी अदर पर्सन. 6(1) की अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन individual, a person can either be resident, non-resident. in general cases resident, non-resident. resident है तो दो या दोनों में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा हमें. he stays in India for 182 days or more in previous year, और 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट होने से कुछ नहीं होता. मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पहले ऐसे ROR या RNOR बनाए. ROR के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, 2 नो भी सेटिस्फाई करनी है. कौन कौन सी 2 कंडीशन? ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 days इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ठीक है, अदरवाइज RNOR की कैटेगरी के अंदर में आप फॉल हो जाएंगे. फिर हम लोगों ने देखा 3 लोगों के लिए रेसिडेंट का मतलब ओनली 182 डेज. क्या तुम्हें याद है? जल्दी से बताओ वो 3 लोग कौन है जिनके लिए रेसिडेंट मतलब 182 डेज है, सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी. जल्दी से बताइए. साथ साथ में बता दूं मैं, पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम के ऊपर अपडेट हो चुके हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के. अगर आपने नहीं लिए होंगे तो बॉस प्लीज वहां से ले लेना. पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम के ऊपर अपडेटेड हो चुके हैं, प्लीज जाकर के ले लो. ठीक है. अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ वो 3 लोग कौन हैं जिनको सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है. वो 3 लोग कौन हैं जिनको सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन है? जल्दी से बताओ. KWIC के क्विक. पहला, वेरी गुड बेटा, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड एक और भूल रहे हो. 3 लोग थे, तुम सिर्फ 2 के ही नाम ले रहे हो अब तक. हाँ, मैं बताता हूं. पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है? अगर असेसी या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए होंगे अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर में. ये 3 लोग 182 डेज इंडिया में है, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. दूसरा केस था हमारा, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, राइट, इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहता है एंड इनकम इज अप टू 15 लाख रुपीज, उसे हम क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे. इसके बाद हमने तीसरा कैटेगरी देखा, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु कम्स टू विजिट इन इंडिया, दूसरे केस में भी वही था, हु कम्स टू विजिट इन इंडिया एंड इनकम अर्न्ड एक्सीड 15 लाख रुपीज, तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? ईदर ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और एटलीस्ट 120 डेज एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. हम उसे कहां डालेंगे?
RNOR के कैटेगरी के अंदर में डाल देंगे। फिर हमने रूल 126 भी देखा था कि जब शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज निकालते रहते हैं तो जितना पीरियड कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, क्या बोला मैंने, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा होगा उतना पीरियड हम लोग काउंट करते नहीं, उतना पीरियड हम लोग काउंट करते नहीं। यस, बैलेंस पीरियड अगर 182 डेज से ऊपर है, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। यस मालिक, यहां तक के पार्ट हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए, यहां तक के पार्ट हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। कुछ और बातें भी करनी है। एक और अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 2020 का एक और अमेंडमेंट, मतलब आप टेक्निकली समझ लीजिए थर्ड अमेंडमेंट है ये। पहले दो तो ये वाले पार्ट हो गए, पहले दो तो ये वाले पार्ट हो गए, अब ये तीसरा अमेंडमेंट है जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने डाला है, जो अब तक एग्जिस्ट नहीं करता था। जो बच्चों ने नवंबर दिसंबर 20 दिया है या जनवरी 20 भी दे रहे होंगे, जनवरी 21 भी दे रहे होंगे, तो भी ये नहीं था। ये बिल्कुल नया ताजा तरीन लाई हुई चीजें हैं फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा, बिल्कुल ताजा तरीन चीज लाई हुई है। पेज नंबर 2.3 पे दिख जाएगा, अगर आपने टेलीग्राम से अब तक के नोट्स ले लिए होंगे तो पेज नंबर 2.3 के ऊपर आपको ये दिख जाएगा। किस बारे में बात कर रहे हैं हम, डीम्ड रेसिडेंट। पहले ऐसा प्रोविजन आया क्यों, इसके पीछे का हिस्ट्री समझो तो तुम्हें पूरा गेम समझ में आ जाएगा। देखिए हो क्या रहा था, कई लोग ऐसे थे जो ना इंडिया में टैक्स पे कर रहे थे ना किसी और कंट्री के अंदर में टैक्स पे कर रहे थे, जो ना इंडिया के अंदर में टैक्स पे कर रहे थे ना किसी और कंट्री के अंदर में टैक्स पे कर रहे थे। वो इंडिया में टैक्स इसलिए पे नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ के रेसिडेंशियल स्टेटस के बाहर निकल जाते थे, और वहां में भी वहां टैक्स नहीं होगा इसके लिए, में भी वहां टैक्स के एग्जाम्पशंस होंगे इसलिए, या DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स के कारण हो सकता है, वहां पे कोई डिफरेंस हो इसके लिए भी हो सकता था। अब हुआ क्या, इस बात को समझिएगा। भारत सरकार ने देखा एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है कई केसेस में दैट अ पर्सन इज नीदर पेइंग टैक्स इन इंडिया नॉर पेइंग टैक्स आउटसाइड इंडिया, बट ही वाज एन इंडियन सिटीजन, he is an Indian citizen, neither paying tax in India nor paying tax in outside India। इसे टेक्निकल भाषा में बोला गया स्टेटलेस पर्सन। क्या कहा गया इसे, स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन का मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट, नीदर इन इंडिया नॉर आउटसाइड। स्टेट इंटरनेशनल टैक्स की भाषा में कहा जाता है कंट्री। अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल टैक्स की भाषा में जब भी स्टेट वर्ड यूज होता है, आप फाइनल में आएंगे इंटरनेशनल टैक्स में पेपर 6C में मैं आपको ये बात वापस से बताऊंगा। स्टेट मतलब एक कंट्री, ठीक है। नाउ अ स्टेटलेस पर्सन मतलब नीदर ही इज स्टेइंग इन इंडिया, नीदर ही इज स्टेइंग इन आउटसाइड इंडिया एंड नोवेयर। जब वो कहीं का रेसिडेंट ही नहीं है तो वो कहीं पे टैक्स ही नहीं पे कर रहा। जबकि ऐसे कई इंडियन सिटीजन्स है जो इस तरह के क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, जो इस तरह के क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। क्या हुआ, भारत सरकार ने 2015 इंडियन गवर्नमेंट इन 2015 बिफोर OECD अलॉन्ग विथ मेनी कंट्रीज अग्रीज। अगर आप देखेंगे भले ही इंटर लेवल पे आपको ये नहीं है पर CA फाइनल लेवल पे है, CA फाइनल लेवल पे सेक्शन 90 एंड 90A है, इसे अमेंड किया गया। इसे क्या किया गया, अमेंड किया गया और कहा गया इंडिया विल नॉट प्रमोट एनी टैक्स अवॉइडेंस, इंडिया विल नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ प्रोविजन wherein a person is not liable to pay tax there or a person is not liable to pay tax here। ऐसी एक सिचुएशन ला करके खड़ी कर दी आप लोग के सामने। अब इस प्लेज के तहत एक सेक्शन और लाया गया, डीम्ड असेसी, डीम्ड रेसिडेंट। क्या लाया गया, डीम्ड रेसिडेंट। अब तक ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता था, इस साल से ऐसा एक प्रोविजन एग्जिस्ट करना चालू कर दिया। डीम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, भारत सरकार ने एक और प्रोविजन लाया। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, स्टॉप। अब तक हम जितने प्रोविजन पढ़ रहे थे उसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी कवर था। यहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 61A, यहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड नहीं है, यहां सिर्फ इंडियन सिटीजन वर्ड है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये बड़ा होकर MCQ बनेगा। अगर कोई SSC इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कवर नहीं है, 61A पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कवर नहीं है। नाउ अगर कोई SSC है जो इंडियन सिटीजन है, जिसकी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख से ऊपर है, एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज, एंड ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन, income from India exceed 15 lakh rupees and he is not liable to pay tax in any other country,
बाय डिफॉल्ट ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। क्या जबरदस्त गेम खेला कि अगर आप स्टेटलेस है तो भारत आपका घर है। किसका? इंडियन सिटीजन का। किसका? इंडियन सिटीजन का। आई अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस वर्ड, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, नॉट टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन having income from India exceeding 15 lakh rupees and he is not required to pay tax in any other country or territory, then he will be treated as resident in India। क्या जबरदस्त गेम खेला। इससे हुआ क्या? टैक्स अब्यूज जो हो रहा था वो बच गया। कैसे बच गया सर? वो व्यक्ति ना इधर टैक्स दे रहा था ना किसी और कंट्री में टैक्स दे रहा था, बिकॉज वो ना इधर का रेसिडेंट था ना इधर का रेसिडेंट था। अब ऐसे केस में भारत ने कहा कि ठीक है बेटा, तू अगर कहीं का रेसिडेंट नहीं है पर है तो तू इंडियन सिटीजन। अरे भैया, तू अगर कहीं का रेसिडेंट नहीं है पर है तो तू इंडियन सिटीजन ही ना, तू हमारा रेसिडेंट है। अगर तू किसी का रेसिडेंट नहीं है तू हमारा रेसिडेंट है। क्या फर्क पड़ा इससे? ऐसे कई लोग जो इतने सालों से टैक्स प्लानिंग कर रहे थे कि ना वो इंडिया के रेसिडेंट बनेंगे ना वो कहीं बाहर के रेसिडेंट बनेंगे, ना वो इंडिया के रेसिडेंट बनेंगे ना वो कहीं बाहर के रेसिडेंट बनेंगे, बाय डिफॉल्ट में दे केम इनटू द पिक्चर ऑफ इंडियन टैक्सेशन as resident, as resident। So this is what important point is with respect to section 6(1)(a) deemed resident, it is not applicable to person of Indian origin। so word को देखिएगा जरा ध्यान से, notwithstanding anything contained in 6(1), वर्ड ही देखो कैसे निगेटिव में चालू हो रहे हैं। 6(1) में कहां क्या लिखा है उस सब को बाजू करो। अब प्रोविजन सुनो, an individual being citizen of India, person of Indian origin की बात नहीं चल रही है, individual being citizen of India having total income other than the income from foreign sources, मतलब इंडियन इनकम। कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं हम यहां पे? फिर इंडियन इनकम की। सो इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया other than the income from foreign sources exceeding 15 lakh rupees, to attract this provision, income from India must exceed 15 lakh rupees during the previous year, shall deemed to be resident in India if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile, resident or other criteria of similar nature। यानी अगर कोई इंडियन सिटीजन है और ही इज अ स्टेटलेस पर्सन, क्योंकि आप कई जगह पे इंटरनेट पे पढ़ोगे ना तो इसे स्टेटलेस पर्सन भी कहा गया है, स्टेटलेस पर्सन भी कहा गया है, राइट। सो इफ अ पर्सन इज अ स्टेटलेस पर्सन, कहीं और का वो रेसिडेंट नहीं है, कहीं का उसको डोमिसाइल नहीं मिला हुआ है या अदर सिमिलर क्राइटेरिया में वो सेट नहीं हो रहा, और इंडियन सिटीजन है और इंडिया से 15 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, ही विल बी, वापस बोलो, ही विल बी deemed to be resident in India as per 6(6). if a person is deemed resident he shall be RNOR। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा होके मैंडेटरीली MCQ बनेगा। पॉइंट क्या है जरा समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट के हिसाब से क्या बन जाता है? रेसिडेंट बन जाता है। अब सवाल उठता था, इंडिविजुअल को हमें फर्दर क्लासिफाई करना होता है, ROR RNOR। लॉ ने और सिंप्लीफाई कर दिया गेम को। लॉ ने कहा if a person is deemed resident as per 6(1)(a he will directly fall into RNOR। इसका ROR का कैटेगराइजेशन की बात कर ही नहीं रहे, he will directly fall into the category of RNOR। वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, as per section 6(6) if a person is deemed as resident as per 6(1), अगर कोई व्यक्ति deemed resident बन जाता है as per 6(1) he shall deem to be RNOR। उसको हम डायरेक्टली RNOR ही ट्रीट कर लेंगे, उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे? RNOR ही ट्रीट कर लेंगे। So if a person is resident as per 6(1)(a) shall not apply। एकदम सीधी बात है, क्योंकि अगर 6(1)(a) अप्लाई हो रहा है तो फिर 6(1) अप्लाई नहीं होगा, 6(1) अप्लाई हो रहा है तो 6(1)(a) अप्लाई नहीं होगा। सिंपल बात। 6(1)(a) does not apply to an individual who is not a citizen but person of Indian origin। तो सीधी बात, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ये प्रोविजन नहीं है। ही मस्ट बी अ सिटीजन, ही मे बी सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट्स ओके, बट जस्ट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। सो 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट आया। रजिस्टर में जाइए, लिखिए सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट
फाइनेंस एक्ट 20 द्वारा लाया गया एक जबरदस्त प्रोविजन, फाइनेंस एक्ट 20 द्वारा लाया गया एक जबरदस्त प्रोविजन। इफ एन इंडिविजुअल being an Indian citizen earns more than 15 lakh other than foreign sources and is not liable to pay tax in any other country, he will be deemed to be resident. Further, if he is deemed resident, then he shall be RNOR as per 6(6). मतलब आप देख सकते हैं कि सर, आप देख सकते हैं सर दैट इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न हो गई। देन 2015 में हमारे किए गए कुछ कमिटमेंट्स थे, उन कमिटमेंट्स पे भी हमें खरा उतरना था और इसी के लिए आप फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर में इतने बड़े बदलाव देख रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा वापस से, ठीक है। सबसे पहले इन जनरल रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला हम लोगों ने, फिर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए निकाला। 6(1)(a) हमने स्टेटलेस पर्सन के लिए निकाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहीं का भी रेसिडेंट नहीं हो रहा है और इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, बस इज एन इंडियन सिटीजन। तो ऐसे केस में हम उसको रेसिडेंशियल स्टेटस देंगे और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। दिस वाज द न्यूएस्ट अगेन प्रोविजन फॉर द पर्पज ऑफ 21-22 असेसमेंट ईयर। गेटिंग इट और नॉन मालिक, आगे बढ़ते हैं। सो ही वाज अ डीम्ड रेसिडेंट। अब इन सारे अमेंडमेंट्स के चक्कर में क्या हुआ, RNOR की डेफिनेशन को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें यह देखना होगा कि अब RNOR की कैटेगरी में क्या क्या आ गया, क्योंकि दिस इज द न्यूएस्ट कैटेगरी। तो अब हम RNOR किसे कहेंगे, आओ बताता हूं। पेज नंबर 4 पे आ जाइए, लिखा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये सारे इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अमेंडमेंट के चक्कर में RNOR की डेफिनेशन बढ़ गई। RNOR की डेफिनेशन क्या थी जरा समझिए। अगर ये अमेंडमेंट्स ना आते तो RNOR की डेफिनेशन क्या थी, ROR से थोड़ा सा अपोजिट कर दो। ROR कब रहेगा, 10 में से कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो RNOR कब हो जाएगा, अगर 10 में से 9 साल, 10 में से 9 साल वो क्या हो जाता है, नॉन रेसिडेंट हो जाता है। तो 2 साल तो रेसिडेंट हो ही नहीं सकता वो। सो हु इज RNOR, इफ ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स। ROR का देख लीजिए अपोजिट हो जाएगा थोड़ा बहुत। कैसे, ROR होने के लिए 2 आउट ऑफ 10 रेसिडेंट होना था, अगर 9 आउट ऑफ 10 ही आप नॉन रेसिडेंट हो तो ROR तो बने ही नहीं, बाय डिफॉल्ट में आप कहां चले गए, RNOR। ROR बनने की दूसरी कंडीशन क्या थी, 730 डेज should be in India in 7 preceding years। यहां पे up to 729 days होगा। In 7 preceding years he has been in India for 729 days or less। बिल्कुल ROR के अपोजिट वाले पॉइंट यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। Then the third is
इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट अंडर क्लॉज 1A 61A। अगर आप 61A के हिसाब से डीम्ड रेसिडेंट है तो बाय डिफॉल्ट में आपको कौन सी पदवी मिल रही है? RNOR। ये यहां आ गया, ये अमेंडमेंट हो गया, यहां पे फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट आ गया। बाय डिफॉल्ट में ये आपको क्या दिखेगा? सिर्फ इफेक्ट दिखेगा। वहां अमेंड हुआ इसलिए यहां अमेंड हो गया। गेटिंग इट और नॉट? वहां अमेंड हुआ इसलिए यहां अमेंडमेंट हो गया, राइट? देन अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग अ टोटल इनकम exceeding 15 lakhs during the previous year and period of stay is 120 days but less than 182 days। ये तो हमने कल ही पढ़ा हुआ है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई 120 दिन से कम रहा, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग टू इंडिया एंड इनकम एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज, 120 दिन से कम रहा नॉन रेसिडेंट, 120 दिन से ऊपर अप टू 182 डेज रहा RNOR ट्रीट करते हैं। 182 डेज से ऊपर रहा तो रेसिडेंट तो है, ROR या RNOR फर्दर डिटेल्स पे चेक होगा 66 के हिसाब से। क्या तुम्हें याद है? तो बस RNOR की कैटेगरी में अब 4 लोग आ गए। ये भी फाइनेंस एक्ट 20 से अमेंड हुआ, ये भी फाइनेंस एक्ट 20 से अमेंड हुआ। 2 कैटेगरी और ऐड हो गई बिकॉज वहां चेंजेस हुए। एवरीबॉडी, चलो वापस से देखते हैं RNOR कौन हो सकता है। जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में मैं रिटर्न लौट रहा हूं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखना, इमेजिन करना। अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट if he stays in India for 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो ROR RNOR। ROR की कितने कंडीशन? 2। ही स्टेज इन India for 730 days in 7 previous preceding year and he is resident for 2 out of 10 previous preceding year, otherwise RNOR। now RNOR has got 4 category। first, he is non-resident for 9 out of 10 previous preceding year, he stays in India for 729 days or less in previous preceding year 7, he is a Indian citizen or person of Indian origin who stays in India for more than 120 days up to 182 days, or he is deemed resident as per 61A, or he is deemed resident as per 61A। yes or no? चलिए, साथ ही साथ में हम लोगों ने कुछ और कैटेगरी पढ़ी। 3 लोगों के लिए जो भारत में बाहर जा रहे हैं 182 डेज होगा। पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग टू इंडिया for a visit, income is up to 15 lakh rupees, they will be resident if they stay for more than 182 days। Indian citizen, person of Indian origin who in coming to visit to India and having income more than 15 lakh rupees, either of the thing, stays in India for at least 182 days or at least 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। further 61A says that अगर कोई व्यक्ति स्टेटलेस है, स्टेटलेस मतलब क्या? जो किसी कंट्री का रेसिडेंट नहीं है पर वो एक इंडियन सिटीजन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात यहां नहीं हो रही है। अगर वो एक इंडियन सिटीजन है और वो क्या कर रहा है, वो इंडिया में आ रहा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, ही विल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री। फर्दर ही विल बी ट्रीटेड एज RNOR। इसलिए RNOR की कैटेगरी में अब कितने लोग आ गए? 4। 1 2 जो पहले से एग्जिस्ट करते थे और 2 ऐड हो गए वो इन कैटेगरी में। एक बार देख लीजिए साहब, RNOR के दोनों पॉइंट तो खैर आप ये समझ लीजिए रिफ्लेक्टिव प्रोविजन है, ये बस आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। डन सर। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन्स विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, बताऊंगा, आगे चलिए। नॉन रेसिडेंट जो कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
यहां आप देखोगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या आता है, ओवर होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है मालिक, ओवर होता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी है जो हम आगे देखेंगे। अब आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ पे, पेज नंबर 6, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। यहां से अब रेसिडेंशियल स्टेटस बड़ा इजी है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एज फार एज रेसिडेंशियल स्टेटस इज कंसर्न। टोटल इनकम और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा, बड़ा सिंपल है। हमें यह चेक करना होगा वेयर इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मीनिंग होता है द प्लेस वेयर डिसीजंस आर टेकन। सो लेट्स से इफ एचयूएफ takes the decision in India, the control and management of the control and management of HUF will be in India. Whereas if the decisions are taken outside India, then control and management is situated outside India. Sir, partly decisions are taken in India and partly taken outside India, then section specified. HUF can either be resident or non-resident. So again HUF को भी हम resident या non-resident में ही classify करते हैं. Further, sir, control and management, control and management word देखिएगा, they can either be resident or non-resident. Control and management wholly or partly situated in India. Partly word भी यहां पे कवर कर लिया साहब, wholly और partly situated in India, हम उसे रेसिडेंट मान लेंगे। सवाल, 100% एचयूएफ के डिसीजंस इंडिया में होते हैं, रेसिडेंट। 100% पाकिस्तान में होते हैं, नॉन रेसिडेंट। पार्टली इंडिया में होते हैं, पार्टली पाकिस्तान में होते हैं, रेसिडेंट। क्योंकि पार्टली भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आ गया तो उसे क्या मानना है, रेसिडेंट मानना है। यस और नो? फर्दर डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर, फर्दर डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर। कर्ता, एचयूएफ का कर्ता अगर 66 सेटिस्फाई करता है, एचयूएफ का कर्ता 66 सेटिस्फाई करता है तो होल एचयूएफ विल बी ट्रीटेड एज आरओआर। अगर कर्ता 66 को सेटिस्फाई कर देता है, 66 में कितनी कंडीशन थी, 2, होल एचयूएफ आरओआर। अगर नहीं कर पाता तो बाय डिफॉल्ट में एचयूएफ क्या बन जाएगा, आरएनओआर। सो बड़ा सिंपल है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, क्या बनेगा बेटा, रेसिडेंट। होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, क्या बनेगा बेटा, नॉन रेसिडेंट। इफ कर्ता सेटिस्फाई 66 वही जो इंडिविजुअल के लिए था, सेटिस्फाई 66, होल एचयूएफ आरओआर, अदरवाइज होल एचयूएफ आरएनओआर। मतलब इंडिविजुअल के अलावा हमें एचयूएफ को भी आरओआर, आरएनओआर या एनआर इसमें क्लासिफाई करना होगा। ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इस लाइन को बड़े ध्यान से लिपस्टिक लगा के रखना। वाई? ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कुड बी आरओआर और आरएनओआर, अदर पर्सन विल बी ईदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। क्या है इस लाइन का मीनिंग? देखिए, ये जो आरओआर आरएनओआर है, ये हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, इंडिविजुअल के लिए करते हैं या तो एचयूएफ के लिए करते हैं। हम ये चीज फर्म कंपनीज के लिए नहीं करते। फर्म के लिए या कंपनी के लिए डायरेक्ट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होता है, हम उसे आरओआर आरएनओआर में क्लासिफाई नहीं करते। 6 सबसेक्शन 2, HUF firm or other person is said to be resident in India in any previous year in every case except where during the control and management is situated wholly outside India। कौन सा पार्ट कह रहा है ये हम जनरली इन्हें क्या मानते हैं, रेसिडेंट मानते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा हम इसे नॉन रेसिडेंट मानेंगे। HUF कैन बी नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, वही बात आएगी वापस। इफ मैनेजर करता हैज बीन एन आरएनओआर इन इंडिया in previous year in accordance with the test applicable to individual where during the last 10 years karta of HUF has been different from another's, the total period of stay of successive kartas of same family should be aggregated to determine the residential status of karta and consequently the HUF। एक सवाल कई बार उठ करके आता था कि कर्ता एक ही हो, ये जरूरी तो नहीं है, एक से ज्यादा कर्ता भी हो सकते थे फैमिली के। हमने कहा यस। अब उन्होंने कहा कि जब आप उसका आरएनओआर स्टेटस निकाल रहे होंगे, 10 में से कोई भी 2 साल रेसिडेंट चाहिए। अब मान लो कोई भी कर्ता 2 साल पूरा रहा ही नहीं, पर फर्म में करता है, तो कैसे निकाला जाएगा?
HUF में करता है, कैसे निकाला जाएगा? लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर एक से ज्यादा करता रहे हैं इन द पीरियड ऑफ 10 सक्सेसिव ईयर्स, तो उन सभी का पीरियड को क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता एज वेल एज HUF। सो मान लो कोई HUF था जिसमें 1.5 साल एक करता रहा, फिर 1.5 साल एक करता रहा। अब ऐसे केसेस में हम दोनों के पीरियड को काउंट करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इन अदर वर्ड, इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट HUF satisfied both the following condition, additional condition applicable in case of individual, then resident HUF will be ROR, otherwise it will be RNOR। तो इनके लिए एडिशनल कंडीशन क्या हो जाएगी? कर्ता के लिए, कर्ता शुड बी रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड कर्ता शुड स्टे इन इंडिया इन 7 प्रीसीडिंग ईयर फॉर एटलीस्ट 730 डेज और मोर। वही जो इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है वही कर्ता को एप्लीकेबल हो जाएगी। चेक दिस प्रोविजन। डन सर। सो दिस वॉज एज सिंपल एज दैट। फटाफट रिवाइज करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोथ वर्ड आर देयर, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly or partly situated in India, resident, otherwise non-resident. Very simple. If Karta satisfies 6(6), whole HUF will be ROR, otherwise whole HUF will be RNOR. सर वो जो फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट आए, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो सब इन पे एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, वो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है और हम बात कर्ता की कर रहे हैं। बात कर्ता की कर रहे हैं, गलत, हम बात HUF की कर रहे हैं। सर HUF तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है, हाँ, उसका इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हो सकता है, HUF के नहीं। हम HUF का कैलकुलेट कर रहे हैं। सर कर्ता मतलब HUF मतलब कर्ता, दोनों अलग अलग है। बिल्कुल, इनकम टैक्स की नजरों में दोनों अलग अलग है। कर्ता इज एन इंडिविजुअल, पर्सन की डेफिनेशन याद करो, कर्ता इज एन इंडिविजुअल, ये अपना रिटर्न सेपरेटली फाइल करेगा। HUF का पैन कार्ड भी डिफरेंट होगा और HUF अपना रिटर्न अलग फाइल करेगा। हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया, अभी हम HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस पे है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहां कोई चेंज नहीं आया है, यहां कोई चेंज नहीं आया है। इज दैट डन? चलिए, अब एक सवाल आप सभी के मन में आएगा जो बहुत प्रैक्टिकल है और मैं खुद होकर आपको बता दूं। सर HUF के डिसीजंस फॉरेन में कैसे हो सकते हैं, या कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली डिसीजन कहां लिया जाए? क्योंकि आज सर हम टेक्नोलॉजी वाले जमाने में हैं, स्नैपचैट, इंस्टा, टिंडर, हैपन एटसेट्रा एटसेट्रा है। समझ लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ भी है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ भी है। HUF की बात करें तो टिंडर और हैपन को बाजू रखो फॉर द टाइम नहीं। सर अगर हस्बैंड एंड वाइफ भी है तो आप ये कैसे पता करोगे डिसीजन कहां हुआ है? जोक्स अपार्ट, अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तब तो बड़ा सिंपल है, वाइफ जहां है ढूंढ लो, वहीं क्या होगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा। इसमें इतना टेंशन वाली बात क्या है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। जहां वाइफ है वहीं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा। पर खैर, जोक्स अगर बाजू करें तो सच में कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि डिसीजंस कहां हुए हैं? आज की तारीख में ये बड़ा मुश्किल है जब हम टेक्नोलॉजी के जमाने में, क्योंकि आज डिसीजन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हो सकता है, आज अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर हम डिसीजन ले लेते हैं, फोन के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, और इस बात को प्रूव करना रियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि एग्जैक्टली डिसीजन कहां हुआ है। इसीलिए क्या किया जाता है, HUF के केस में जनरली मान लिया जाता है कि बॉस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर में ही है, और इसीलिए भी हमने वर्ड इंक्लूड किया पार्टली, कि पार्टली भी इंडिया में है तो हम रेसिडेंट मान लेंगे, हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि भैया एग्जैक्टली डिसीजन कहां हो रहा है, और इसीलिए वर्ड पार्टली को ऐड किया गया था एक्ट के अंदर में। गेटिंग इट और नॉट? बट अदरवाइज फैक्चुअल बेसिस पे बात करें, लेट्स से हस्बैंड और वाइफ अकॉर्डिंगली UAE में वर्क कर रहे हैं एंड द सेकंड काउंटर पार्ट इज हियर। अब ऐसे केसेस के अंदर में इट्स रियली वेरी हार्ड कि डिसीजन कहां हुए होंगे, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो डिसीजन कहां लिए गए होंगे। सो दिस इज द फैक्ट। अब आते हैं अदर एसएससी के ऊपर। देखो इंडिविजुअल के बाद HUF कितने स्पीड में निकला, अब स्पीड वाले ही काम है जरे, यस और नो? 10 में से अगर एक भी डिसीजन इंडिया में लिया तो क्या वो रेसिडेंट है क्या? सुनीता, आंसर इज यस। पार्टली मतलब एनी पार्ट,
पार्टली का मतलब होता है बेटा एनी पार्ट, तो एनी पार्ट मतलब कोई भी डिसीजन अगर इंडिया में आ गया तो काम खत्म हो गया। एक भी डिसीजन 100 में से एक भी रहा तो भी, यस, बट अंडरस्टैंड दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ मैटर ऑफ पॉइंट कि कहां होगा, एओ को प्रूव करने वाली बात हो जाएगी वो। डन। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर, मतलब हम आ गए 6-1 डन, 6-2 डन, हम आ गए 6-4। सर 6-3 आएगा, 6-4 पे आओ डायरेक्टली। 6-4 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन। अब आप ये पूछेंगे कि अदर पर्सन में कौन कौन आता है। अदर पर्सन में तुम फर्म को डाल दो, एलएलपी को डाल दो, लोकल अथॉरिटी को डाल दो, एजेपी को डाल दो, एओपी बीओआई को डाल दो, ये सभी अदर पर्सन हो गया पर्सन के डेफिनेशन में। इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी छोड़ दिए तो बाकी सब इधर आ गए। इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है? दे कैन ईदर बी रेसिडेंट, 6-4, दे कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वर्ड बिल्कुल सेम है। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली, यहां पे भी पार्ट कवर है। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। यहां आरओआर आरएनओआर का गेम ही नहीं है, क्योंकि हम यहीं पढ़ चुके हैं। Only individual and HUF could be ROR, RNOR. Rest every other person is either resident or non-resident. बाकी सबके लिए ROR, RNOR के गेम ही नहीं है। So other person के केस में it is very simple. They are either resident or non-resident. So suppose a partnership firm, whole of the decisions are taken in India. Residential status, resident. Whole of the decisions are taken outside India, non-resident. Part of the decision are taken in India, part of the decision are taken outside India, resident. 6-4 every other person is said to be resident in India in any previous year in every case, except where during the year the control and management is wholly situated outside India. So the point is really very clear that if wholly the decision is outside India, then and only then it will be non-resident, otherwise they are generally treated as resident. यस मालिक, यहां तक के अगर समझ में आ गया हो तो ही आगे बढ़ेंगे। यहां तक के सबको समझ में आया क्या? यस और नो? जल्दी से बताइए तो आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट? यहां तक का पॉइंट मेरे बच्चे सबको समझ में आया? ओके अब हमें क्या करना है? जा करके अपडेट करना है नोट्स सेक्शन 6(2) रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। चलो खुद से बनाओ अगर समझ में आ गया हो तो। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दूसरा वर्ड क्या था? होली था या होली और पार्टली? Write it down.
ये भी लिख लीजिए पूरा। Then I come to residential status of companies. अंडरस्टैंड, पहले इसकी हिस्ट्री में जाना होगा, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। सर एक समय था मे बी प्रायर टू 2017, यस प्रायर टू 2017, और यूज्ड टू हैपन इज कंपनीज के रेसिडेंशियल स्टेटस में भी वर्ड लिखा हुआ था इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। देन व्हाट हैपेंड, इट चेंज्ड। व्हाई इसको चेंज किया गया? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड की जगह, ध्यान से सुनना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के जगह हमने पोयम वर्ड इंसर्ट किया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की जगह हमने पोयम वर्ड इंसर्ट किया। अब आप ये पूछेंगे कि सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की जगह हमने पोयम वर्ड क्यों इंसर्ट किया, और पोयम का मीनिंग क्या होता है? बेटा पोयम का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोयम का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ये क्या कंसेप्ट है? इंटरनेशनली, अगेन सीए फाइनल में लेके जाऊंगा। देख बेटा कई जगह पे मुझे तुझे सीए फाइनल के सिलेबस में लेके जाना होगा ताकि तुझे बहुत बेहतर समझ में आए। सीए फाइनल लेवल पे ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में कवर है, एनआर टैक्सेशन कहा जाता है इसे। नाउ द पॉइंट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंटरनेशनली, इंटरनेशनल टैक्स में भी अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेशनली, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड कहीं है ही नहीं जब कंपनीज का क्या आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस की बात आती है। अगर हम इंटरनेशनल टैक्स लॉज भी देखें, टैक्स लॉज ऑफ यूएसए, टैक्स लॉज ऑफ यूके एंड टैक्स लॉज ऑफ चाइना भी अगर हम लोग देखें, तो उस केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वर्ड को यूज किया गया है। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ओईसीडी ने दिया हुआ है। ओईसीडी अगेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका इंडिया एक पार्ट है। इन्होंने बोला है कि भैया कंपनीज के केस में आप क्या करें, रेसिडेंशियल स्टेटस पोयम के बेसिस पे निकाले। इसका एक और रीजन था, 2017 से पहले यह देखा जा रहा था कि कंपनी टैक्स प्लानिंग कर दे रही थी। कैसे टैक्स प्लानिंग कर रही थी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में रहता तो रेसिडेंट बन जाते। कंपनीज क्या कर देती थी, अपनी मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया सिचुएट कर देती थी। मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया सिचुएट कर देती थी। इससे फर्क यह पड़ जाता था कि कंपनीज का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया शिफ्ट हो जाता था, जिसके कारण कंपनी रेसिडेंट होते हुए भी यहां पे नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस डिक्लेयर कर देती थी और इंडिया के मैक्सिमम टैक्स प्रोविजन और कंप्लायंसेस से बाहर हो जाती थी। कई सालों बाद डिपार्टमेंट को समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ओईसीडी की जो गाइडलाइंस थी, इस गाइडलाइंस को 2017 में एक्सेप्ट किया गया। 2017 में एक्सेप्ट किया गया और हमने हमारे टैक्स लॉस के अंदर से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड को डिलीट किया और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लेकर के आए। ये थी इसकी पूरी हिस्ट्री कि आज हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्यों लेते हैं। अब आगे की बात, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हां प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाए। गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइंस भी निकाली। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या निकाली, गाइडलाइन निकाली। एक सर्कुलर निकाला गया, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि कंपनीज का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या नहीं है। इसके लिए एक सर्कुलर निकाला गया। सर तो क्या वो सर्कुलर हमें भी पढ़ना होगा? खैर वो सर्कुलर सीए फाइनल पे कवर है, आपको कवर नहीं है। वो सर्कुलर सीए फाइनल लेवल पे कवर है, वो आपको कवर नहीं है और यहां आप बच गए। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे निकालना है ये सीए फाइनल पे कवर है, इंटर लेवल पे ये कवर नहीं है, तो यहां आप बच गए। थोड़ा सा शुक्र मना लीजिए। चलिए तो अभी क्या डिटरमाइन करना है सर, फिर हमें वो गाइडलाइन तो हमें पढ़नी नहीं है,
तो फिर अभी क्या डिटरमाइन करना है हमें, बता रहा हूं, सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस को अंडरस्टैंड करना है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया, रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। इतने पार्ट को लिख के रखें। इसी बीच हमारे बीच में एक स्टूडेंट है मोहित, जो हमें स्माइली भेज रहे हैं चैट्स के ऊपर। मोहित जी, हम आपके गर्लफ्रेंड थोड़े ने, अब ऐसे गुस्से वाले स्माइली कर रहे हैं। दूसरी बात, ये 12वां लेक्चर है, आप आ जा रहे हो बेटा, इसके डिक्लेरेशन में आपको बहुत पहले दे चुका हूं। मई 21 नवंबर 21 के लिए सेम बैच है, यही बैच चल रहा है ना। तो ऐसे स्माइली वाइली देना बंद करो, थोड़ा सा शर्म आती है मुझे, बराबर है कि नहीं। चलो सर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। क्या बोला मैंने, इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेसिडेंट। मतलब क्या, एक कंपनी जो इंडियन कंपनी है ये हमेशा रेसिडेंट मानी जाएगी, भले इसका ऑब्जेक्टिव 100% एक्सपोर्ट ही क्यों ना हो, भले इसका ऑब्जेक्टिव 100% एक्सपोर्ट ही क्यों ना हो, राइट। ये हमेशा क्या मानी जाएगी, रेसिडेंट ही मानी जाएगी, इवन दो इट इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, क्या आप 5 फॉरेन कंपनीज ले सकते हैं जो इंडिया में, जी हाँ ले सकते हैं। मैग्रो हिल्स एक बड़ा पब्लिकेशन है जो इंडिया के अंदर में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, यस। तीसरा रीबॉक, आडिडास इंडिया के अंदर में है, KFC, 5 कंपनीज हो गई। इनका पोयम अगर इंडिया में है, रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। यहां पे हमें एक और चीज लिखनी होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ पोयम is in finals। डन मालिक, आओ इसको भी पढ़ते हैं। मैं हूं पेज नंबर 7। इंडियन कंपनीज ऑलवेज रेसिडेंट। आप देख लीजिए, यही चार्ट जो हम वहां बना रहे हैं वो यहां पे भी अवेलेबल है। Indian companies always resident, foreign companies poem in India then resident, poem outside India then non-resident. 6.3 a company is said to be resident in India in the previous year if it is an Indian company or place of management is in India. For the purpose of this clause, place of effective management is a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business in whole are in substance made. वो जगह जहां पे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, बिजनेस कंडक्ट एक्टिविटी के डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कह सकते हैं। लेकिन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे निकलेगा ये यहां पे नहीं बता रहे। ये कहां कवर है, CA फाइनल। चल मालिक, यहां हमारा सेक्शन 6 ओवर होता है। सेक्शन 6 को हमें 4 पार्ट में पढ़ना था। 6.1 इंडिविजुअल, इस बार 6.1A भी आ गया, डीम्ड रेसिडेंट। 6.2 HUF, 6.3 कंपनी, 6.4 अदर, और साथ साथ में 6.6 भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये सुनो, अच्छा जी सर, ये था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर, और ये हमें ROR के बारे में बता रहा था। ये हमें किसके बारे में बता रहा था, ROR के बारे में बता रहा था। डन मालिक, चलिए फिर से चलते हैं बेसिक्स के ऊपर। चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस कहां से कहां तक था, सेक्शन 5 to 9, क्योंकि इसके पहले बेसिक हमने कहां से कहां तक पढ़ा था, 1 to 4 पढ़ लिया था, रेसिडेंशियल स्टेटस 5 to 9।
इस 5 to 9 को पढ़ने का तरीका मैंने क्या बताया था, पहले 6 पढ़ो, 6 से 5 पे जाओ, 5 से 7, 8, 9 पे जाओ। 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 6 हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे कहां बेटा, सेक्शन 5। अब हम चैप्टर के दूसरे फेज पे जा रहे हैं, चैप्टर के दूसरे फेज पे जा रहे हैं, टोटल इनकम वाले फेज पे, और ये टैक्सेबिलिटी वाला फेज होगा। चैप्टर के दूसरे फेज पे हम जा रहे हैं कि अगर व्यक्ति आरओआर, आरएनओआर या एनआर हुआ तो इनकम किस तरह से कंप्यूट की जाएगी। सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स इंसिडेंस। पहले रजिस्टर पे आइए, लिखिए सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रजिस्टर पे आना। फॉर इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF, अ पर्सन कैन ईदर बी ROR, RNOR, NR। करेक्ट टू भाई साहब में, आई होप अब आपको पता है ROR कब होगा, RNOR कब होगा, NR कब होगा, यहां तक के सबको पता है मालिक। यस। अब हमारे मन में जो एक सवाल आ रहा था ना कि लेट्स से विराट कोहली साहब इंडिया से इनकम कमाई, फॉरेन से जाके इनकम कमाई, वो कहां टैक्स देना है, उनकी टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी, वो सब यहां डिक्लेयर होने वाला है, राइट। अब इमेजिन कितना बड़ा झगड़ा होता होगा, कितना बड़ा झगड़ा होता होगा। सपोज सनी गोज आउट ऑफ इंडिया, सनी गोज आउट ऑफ इंडिया, लेट्स से अमेरिका, और अमेरिका में उनने कोई इनकम कमाई, अमेरिका में उनने कोई इनकम कमाई। सोचिए झगड़े कैसे होते होंगे, थोड़ा सा मस्ती बीच में करता हूं, झगड़े कैसे होते होंगे। उधर से बाइडेन साहब कहते होंगे यू आर लाइबल टू टैक्स इन अमेरिका, अमेरिका में आपको टैक्स देना होगा। यहां से हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं, भाई और बहनों सनी इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें इंडिया में टैक्स देना होगा। No, Mr. Modi, no. They have earned from America, they should pay tax in America. नहीं, आप मेरी बात को पूरे गौर से सुनिए। कमाई तो कहीं भी हो सकती है, टैक्स यहां देना होगा। No, they have performed the activity in America. उनने जो काम किया है वो अमेरिका में किया है। देखिए काम का क्या है, वो काम कहीं पे भी कर सकते हैं, सनी काम कहीं पे भी कर सकते हैं, पॉइंट वो नहीं है, बट उन्हें टैक्स यहां देना होगा, वो रेसिडेंट है यहां के। नो, ओके, सपोज इफ एन अमेरिकन गोज टू इंडिया एंड अर्न आउट ऑफ देयर, where he will be liable to pay tax। कैसी बातें कर रहे हैं। अगर भारत से किसी ने कमाया है तो टैक्स तो भारत में ही देना होगा। वाह 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 मिस्टर मोदी, वाह। Even if he earns from America, you want the tax. Even if he earns from India, you want the tax. Great, great। बाकी की सबका तो पता नहीं, बात सनी की चल रही है, सनी हमारी है, सनी की इनकम हमारी है। नो, she has earned, he has earned out of an सनी देओल, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं सनी देओल की बात कर रहा हूं। सनी देओल मेरा फेवरेट एक्टर है। he has earned out of India and he is liable to pay tax in India। the point is ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहता होगा। सनी हमारा है बोला भाई मैंने, सनी मतलब सनी देओल मेरा फेवरेट एक्टर, आप क्या समझे बेटा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड, नॉट व्हाट फॉर यू अंडरस्टूड। तुम कुछ भी गंदी गंदी सोच रखोगे उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी नू, गंदे कहीं के छी। खैर, सो द पॉइंट इज ये सवाल हमेशा रहता होगा। सेक्शन 5 इसे क्लियर कर देगा, कौन सी इनकम को कहां टैक्स देना है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। देयर कैन बी 2 कैटेगरी ऑफ इनकम, इस बात को तो अंडरस्टैंड करते हैं। देयर कैन बी 2 कैटेगरी ऑफ इनकम, कौन कौन सी कैटेगरी है। एक होगी इंडियन इनकम,
एक होगी फॉरेन इनकम, मतलब ऐसी कोई चीज होगी ना, हो सकता है कैरेमिनाटी किसी दिन रोस्ट कर दे अपने कोई। इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम अगर है सो दिस इज टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। फॉरेन इनकम टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। Only two foreign income are taxable. Point number 1, out of business, out of profession, which is set up in India. For others, they can either be resident or they can either be non-resident. Do you agree? Indian income, foreign income, taxable, 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 not taxable. Done. चलो अब जरा ध्यान देना, वी ऑल नो ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कुड बी आरओआर, आरएनओआर, एनआर एंड रेस्ट एवरी अदर पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं। कौन सी दो इनकम की बात कर रहे हैं वो? इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये इंडियन इनकम मतलब क्या होता है? अरे पूछो ना, हाँ पूछना तो पड़ेगा। इंडियन इनकम मतलब क्या होता है? मैं बताएगा ना साहब आपको। इंडियन इनकम के क्लासिफिकेशन क्या है? पहला, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, deemed to be received in India, accrue or arise from India, deemed to accrue or arise from India। इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है? इंडियन इनकम की चार कैटेगरी है भाई साहब। भाई साहब इंडियन इनकम की चार कैटेगरी है। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया, अक्रू और अराइज, डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया। received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India। अराइज वर्ड को मैं बाजू रख रहा हूं, इजी लर्निंग राइम हो सकता है। रिसीव्ड इन इंडिया, मेरे साथ आप जहां कहीं भी बैठे हो जोर से चिल्लाएं, आवाज निकालें। इंडियन इनकम मतलब क्या? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। वापस मेरे साथ आवाज निकालें। डी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। फिर से मेरे साथ एक बार भाई साहब, सनी के लिए, सनी देओल के लिए। सर रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको क्लियर कर पाएंगे। हम किसी भी चीज को इंडियन इनकम कहेंगे, हम किसी भी चीज को इंडियन इनकम कहेंगे इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर पैसा इंडिया में मिला,
दिस विल बी एन इंडियन इनकम, इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, इट इज टैक्सेबल टू ऑल। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे साहब, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। सपोज मैंने आपको पेमेंट दिया या आपने पेमेंट मेरे को दिया, इज द मनी रिसीव्ड इन इंडिया? यस, इट इज एन इंडियन इनकम। सपोज हमारे कुछ बचपन के स्टार WWE, आई थिंक आप सब लोगों ने भी भाई साहब WWE देखा होगा, यू सी मी, भाई साहब क्या मेमोरीज थे यार बचपन के, क्या मेमोरीज थे। साला संडे होता था रॉयल रंबल देखते थे, यस और नो, संडे स्प्लैश देखते थे, क्या दिन थे यार। रॉक देखते थे, गोल्डबर्ग देखते थे, बटिस्टा देखते थे, अंडरटेकर देखते थे, केन देखते थे, और पता नहीं किन किन तरीके की स्टोरीज थी। आपको वो WWE के कार्ड्स तो याद ही होंगे जो बचपन में हम लोग खेला करते थे। यस, रोमन रेंग्स क्या थे यार, और भाई साहब उनका प्यार, उन खली, क्या मैच थे सारे, कहाँ गए यार वो दिन, सच में क्या दिन थे यार। आप सोच के देखो ना, संडे के दिन आप छोटे थे, आपने देखा होगा कि नहीं देखा, आई डोंट नो, बट हम लोग 90s वाले किड है तो हमारे को तो ऐसा था कि बॉस हम लोग तो शक्तिमान देखते थे आकर के। उस टाइम तक के टीवी इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था जितना आज है ना, इतने यूट्यूब्स एंड अदर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे। तो भाई साहब क्या था यार, दिन थे, याद आ जाती यार, दिन थे। आजकल तो बस जिंदगी कट रही है, काटनी भी नहीं पड़ रही है, बस कट रही है। सुबह होता है, शाम हो जाती है, क्या बोले यार। खैर पॉइंट पे आते नहीं तो हम बह जाएंगे। द पॉइंट इज, if the income is received in India, suppose John Cena paid an amount to Shah Rukh Khan and the amount is paid in India, or Shah Rukh Khan paid to John Cena but the amount is paid in India, whether it is an Indian income? Yes. Is it taxable? Is it taxable to John Cena in India? Answer is yes. Why? Because it is an Indian income. पैसा इंडिया में मिला। अब लेट्स से दो लोग, एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी इन इंडिया, द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर दिस अमाउंट इज लाइबल टू टैक्स इन इंडिया? यस, इवन दो द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन टू नॉन रेसिडेंट, बट इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, भारत सरकार इस पैसे को छोड़ने वाला नहीं है, भारत सरकार इस पैसे को छोड़ने वाला नहीं है, बस काम खत्म, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। सेकेंड, deemed to be received in India. What do you mean by deemed to be received in India? Section 7 and 8 needs to be learned here. मैंने कहा था ना 6 से 5, 5 से 7 और 8 पे जाना होगा, कनेक्टिंग लिंक 7। आइए समझते हैं सेक्शन 7 को। deemed to be received in India, contribution to recognized provident fund beyond 12% of salary. Second, कंट्रीब्यूशन टू, इसे आरपीएफ भी कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%. थर्ड, contribution to the pension scheme. Fourth, conversion of URPF to RPF. डन सर। चलिए, सेक्शन 7 डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का क्या मतलब होता है? यह माना जाएगा कि यह पैसा इंडिया में मिला है, ये माना जाएगा कि यह पैसा कहां मिला है, इंडिया में मिला है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पैसे ना देके आपके बिहाफ पे किसी स्कीम में डिपॉजिट कर दिए, क्या ये मान लिया जाए कि ये पैसा आपको ही मिला है? ऑब्वियसली यस। यस, वन सच एक्ट इज प्रोविडेंट फंड एक्ट, wherein employer has to mandatorily deposit a certain sum on behalf of employee। अब ऐसे केस में जब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के बिहाफ पे मैंडेटरीली एक अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एम्प्लॉय के हाथ में अमाउंट ना देके उसके बिहाफ पे डिपॉजिट कर लिया? एन एम्प्लॉय हैज अ राइट टू विड्रॉ इट एट एनी टाइम फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। यस, तो मैं ये मान सकता हूं कि मैंने आपको ना देके आपके फंड में दे दिया, एग्जैक्टली मैंने पेमेंट आपको ही कर दिया। इसे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जा रहा है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ये माना जाएगा कि ये पैसा आपको इंडिया में ही मिला है। पहला, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% के ऊपर का आपको कुछ भी अमाउंट मिला तो ये माना जाएगा डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और इसे इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। राइट? सबसे पहला सवाल, व्हाई बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी? क्योंकि अप टू 12% ये एग्जाम्प्ट है। अप टू 12% जो है ये एग्जाम्प्ट है, और ये चीज हम पढ़ेंगे सैलरी टॉपिक में। यही चीज हम पढ़ेंगे सैलरी टॉपिक के अंदर में। अप टू 12% इज एग्जाम्प्ट। सो कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये मान लिया जाएगा एम्प्लॉय को इंडिया में रिसीव्ड हुआ है एंड दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया एज एन इंडियन इनकम, एज एन इंडियन इनकम। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%। व्हाट इज आरपीएफ? अगेन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 9.5% के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ये भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। ये भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। सर बियॉन्ड 9.5 क्यों? क्योंकि अप टू 9.5% क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है। और यही चीज हम सैलरी में भी पढ़ेंगे। यही चीज हम कहां पढ़ेंगे? सैलरी के अंदर भी पढ़ेंगे हम लोग। सो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया, ये मान लिया जाएगा दैट अमाउंट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 9.5% के ऊपर का इंटरेस्ट मिला आरपीएफ में, ये मान लिया जाएगा दैट द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, भले ही आपके अकाउंट में वो अक्रू क्यों ना हो रही हो। तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम। कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम के अंदर में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो ये भी अमाउंट मान लिया जाएगा दैट द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। The amount is received in India. And the last is conversion of URPF to RPF. ये तो एक्चुअली एक टैक्स प्लानिंग थी जिसे कर्ब किया गया था। URPF को क्या कहा जाता है? URPF को कहा जाता है बेटा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है? जिसे इनकम टैक्स कमिश्नर का अप्रूवल मिला हो उसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसे कमिश्नर का अप्रूवल नहीं मिला है इसे हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कम ऑन एवरीबॉडी रिपीट। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूवल दे दी इट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूवल नहीं दी है इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब क्या हुआ देखिए, ये टैक्स प्लानिंग थी जिसके कारण ये लॉ लाया गया था। टैक्स प्लानिंग ये ऐसी थी कि जब यूआरपीएफ का फाइनल अमाउंट मिलता था, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का फाइनल अमाउंट मिलता था, ये फाइनल अमाउंट टैक्सेबल था, और आरपीएफ का जो फाइनल अमाउंट मिलता था ये टैक्सेबल नहीं था। तो लोग क्या करते थे आपको पता है? लोग बड़े जबरदस्त थे। लोग भागते भागते गए किसके पास? उन साधुओं के पास जिनने 3.5 साल तपस्या की है, उन साधुओं के पास जिनने संडे के दिन भी लेक्चर अटेंड किया है, उन साधुओं के पास जिनने लॉकडाउन में छुट्टियां नहीं मनाई पर पढ़ते बैठे थे, उनके पास गए, बोला प्रभु पथ प्रदर्शित करो, यूआरपीएफ से पैसा निकालेंगे तब तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ तो करो। वो साधु उन्होंने कहा बेटा जब तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तब तो तुम यूआरपीएफ रखो, इससे फायदा क्या होगा? डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो डिपार्टमेंट इसे टैक्स नहीं लगा पाएगा। अरे प्रभु जी ये बात तो हम समझ गए कि कंट्रीब्यूट करते वक्त यूआरपीएफ, लेकिन यूआरपीएफ से जो फाइनल अमाउंट निकालेंगे ये तो टैक्सेबल है ना। नादान बच्चे, फाइनल अमाउंट निकालने से पहले ही यूआरपीएफ को आरपीएफ में बदल दो,
फाइनल अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी। लोग क्या करते थे, पहले तो फंड बना के रखते थे और एंड में जब पैसा विड्रॉ करने की बारी आती थी उस टाइम पे इसे आरपीएफ में कन्वर्ट कर देते थे। कई सालों बाद डिपार्टमेंट को समझ में आया, हा ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्या किया उन्होंने, उन्होंने कह दिया अगर यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट किया, यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट किया, हम मान लेंगे दैट अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल। पहले से आरपीएफ है कोई प्रॉब्लम नहीं, यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट किया, हम मान लेंगे दिस अमाउंट इज टैक्सेबल, गेम ओवर, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल एंड गेम ओवर। देख रहे हो, हैं बड़े तेज हो रहे हो ऐसा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, चार चीजों को हम मानेंगे दैट द अमाउंट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% अगर आया, इट इज अमाउंट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%, क्योंकि 9.5 तक के तो एग्जम्प्ट है, 9.5% के ऊपर का इंटरेस्ट आया, मान लेंगे ये क्या है, इंडियन इनकम है। पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन आया, मान लेंगे ये इनकम है, रिसीव्ड इन इंडिया हुई है। और किसी ने यूआरपीएफ को आरपीएफ में कन्वर्ट किया, हम उसको भी इंडियन इनकम मान के टैक्स कर देंगे। ध्यान से सुनिए, कहां है सर हम हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 पे गए, हमें इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दो वर्ड निकले, हम ढूंढने निकले इंडियन इनकम मतलब क्या होता है। पहला वर्ड लिखा था रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा वर्ड लिखा था डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। हम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के लिए आगे बढ़े, पहला मिला सेक्शन 7 जिसने कहा 4 पॉइंट डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, 4 पॉइंट डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, 1 2 3 4 डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। अगर ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हुई तो ये इंडियन इनकम हुई, और इंडियन इनकम हुई तो टैक्सेबल टू ऑल हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है, हाँ या हाँ? लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, हाँ या हाँ? ठीक है। सो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कहां लिखा है सर नोट्स में? पेज नंबर 9 पे आओ, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7। कंट्रीब्यूशन to RPF beyond 12%, up to 12% exempt refer salary, interest beyond 9.5% refer salary, transfer from URPF to RPF and contribution to pension fund under 80 CCD, ये सब deemed to be received in India माने जाएंगे। सेक्शन 7 के बाद एक और चीज पढ़नी जरूरी होगी हमें, सेक्शन 8। डिविडेंड इनकम। इस सेक्शन को लाने के पीछे की एक मजेदार हिस्ट्री है, हिस्ट्री समझना सर। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आपको ये बोल देगा टैक्स ऐसा ही और इसको ऐसे ही पढ़ो। अगर कुछ है और इसकी हिस्ट्री है तो मैं पूरी मेहनत करता हूं कि इसके पीछे की हिस्ट्री और कंटेंट आपको ला करके दे दूं, जितना पॉसिबल हो उतना, जहां जहां पॉसिबल हो उतना। अब होता क्या था जरा समझना, होता यह था कि नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इस बात का अप्रूवल 1991 के बाद आ चुका था। 1991 में हम लोगों ने लाया था एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नालायक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था तूने। तो हुआ ये कि 1991 के अंदर में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बराबर है। और इसे लाने के बाद यह हुआ कि नॉन रेसिडेंट्स इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गए, जिसके तहत सेबी बना, जिसके तहत एनएससी बीएससी का निर्माण हुआ। अब हुआ यह कि नॉन रेसिडेंट जब इंडिया में इन्वेस्ट करते, तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको मिलता डिविडेंड। ये डिविडेंड उनको पे किया जाता फॉरेन में, चेक्स होते थे और वो चेक्स उन्हें भेजे जाते थे। आज डिविडेंड देने के तरीके बदल गए, आज डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और कुछ कंपनीज आज भी चेक और डीडी निकालती है। ये चेक और डीडी क्या कर दिया जाता था, आउट ऑफ इंडिया भेज दिया जाता था। अब ये इनकम तो अक्रूअलाइज रिसीव्ड हुई नहीं। एक नॉन रेसिडेंट के केस में असेसमेंट हुआ, डिपार्टमेंट कहता है ये इनकम इंडियन इनकम है और डिविडेंड इनकम पे हम टैक्स लेंगे। डिविडेंड इनकम पे हम क्या लेंगे, टैक्स। एक समय था 2008 के पहले डिविडेंड टैक्सेबल हुआ करते थे। ये पॉइंट मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं
क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड से रिलेटेड फाइनेंस एक्ट का बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। उस टाइम पे सेक्शन 8 में आपको फिर से पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे सेक्शन 8 में आपको फिर से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो हुआ ये कि एओ ने कहा, असेसिंग ऑफिसर एओ ने कहा ये जो डिविडेंड आपको इंडियन कंपनी से मिल रहा है ये इंडियन इनकम हुई है और मैं इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। जबकि नॉन रेसिडेंट कहता था ना 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 नो नो ऑफिसर नो, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, इट इज अ फॉरेन इनकम रिसीव्ड इन आउटसाइड इंडिया, यू कैन नॉट टैक्स इट। मैं ना मुंह पे मार के पेट की हड्डी तोड़ दूंगा, फालतू की बातें मत कर। पैसा तुझे इंडियन कंपनी ने दिया है तो अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। पैसा तुझे इंडियन कंपनी ने दिया है, अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। नो 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 नो, द अमाउंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया सो इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इस बात पे लिटिगेशन हुआ और आपको तो पता है डिपार्टमेंट ऐसे लिटिगेशन में जहां उसका नुकसान हो रहा हो डिपार्टमेंट सीधे ही अमेंडमेंट कर देता है। सेक्शन 8 लेके आ गए और कह दिया डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी shall deem to accrue or arise in India। क्या कह दिया है? उनने कह दिया इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, वर्ल्ड में किधर भी मिला, अज्यूम कर लेंगे ये इंडिया में मिला है। इंडियन कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया, सो लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करती है? एलन मस्क को, मैं एलन मस्क का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, मेरे पास अच्छा एग्जांपल एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। आपको पता होगा कि बॉस फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्हें अब क्या पे किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। ये डिविडेंड को क्या माना जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये डिविडेंड भले आउटसाइड इंडिया क्यों ना गया हो, बट दिस विल डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एवरीबॉडी डन? अच्छा जी, यहां पे एक और पॉइंट अभी लिख के रखिए, आपको समझेगा नहीं, बस लिख के रखिए। डिविडेंड इंक्लूड्स डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A to 222E, रेफर IFOS। ये पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं पर अभी समझेगा नहीं, सिर्फ लिख के रख दीजिए, समय आने पे मैं इसे वापस लेके आऊंगा। जैसे कि मैंने कहा सेक्शन 8 आपको वापस लाना होगा, ये बस लिख के रख दीजिए, डिविडेंड इंक्लूड्स डीम डिविडेंड अंडर 222A to E, रेफर IFOS। डन सर, आगे बढ़ते हैं साहब। कहां हैं सर हम? सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 ने कहा इंडियन इनकम को ढूंढो। हम इंडियन इनकम ढूंढने निकले। इंडियन इनकम में हमें 2 वर्ड मिले, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये हो गया रिसीव्ड इन इंडिया, ये हो गया डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कौन से सेक्शन में लिखा है? 7 और 8। 7 में कितनी बातें लिखी है? 4। contribution to provident fund beyond 12%, interest on provident fund beyond 9.5%, contribution to pension scheme, conversion of URPF to RPF, चारों माने जाएंगे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है
इंडियन कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, इसे हमेशा माना जाएगा इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। इसे क्या माना जाएगा? हमेशा माना जाएगा कहां रिसीव्ड हुआ है? इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। कहां रिसीव्ड हुआ है? इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। टैक्सेबल इन इंडिया। गेटिंग इट? अच्छा जी, आते हैं इंडियन इनकम पे वापस। अक्रू और अराइज इन इंडिया। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। अक्रू यहां हुआ है या अराइज यहां हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सानिया मिर्जा जी, बराबर है, एज ऑफ नाउ शी स्टेज इन पाकिस्तान। सानिया मिर्जा ने यहां पे मुंबई में कुछ एसेट्स बनाए होंगे, आज उनकी शादी हो गई, वो पाकिस्तान के अंदर में चले गए। यहां के फ्लैट को उनने क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो वो एज ऑफ नाउ नॉन रेसिडेंट है, बट अर्निंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये रेंट उनको बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट होता है। सपोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट होता है। अब अगर आप ध्यान देंगे, assessee is a non-resident, amount is received outside India, but property is situated in India. यानी ये जो रेंट है ये कहां से अक्रू या अराइज हुआ, कहां से जनरेट हुआ? इंडिया से। दैट शुड बी एन इंडियन इनकम, भले रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो। इवन इफ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर अक्रू या अराइज इंडिया से हुआ है, पैसा भले आउटसाइड इंडिया में मिले तो भी टैक्सेबिलिटी इंडिया में ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी नॉन रेसिडेंट ने यहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर में 2 करोड़ रुपए की एफडी रख ली। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हुआ, उसने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया कि ये इंटरेस्ट उसके लेट्स से बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर में डिपॉजिट कर दिया जाए, एंट्री के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू। सवाल एक, पैसा भले ही आउटसाइड इंडिया मिला हो, पर वो अक्रू या अराइज कहां से हुआ? इंडिया से अराइज हुआ। प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड थी? इंडिया में। असेट्स कहां सिचुएटेड थे? इंडिया में। अक्रू या अराइज भी इंडिया से हो गया तो टैक्सेबिलिटी कहां आ जाएगी? इंडिया में आ जाएगी। अक्रू या अराइज भी इंडिया से हो गया तो टैक्सेबिलिटी कहां आ जाएगी? इंडिया में आ जाएगी। टैक्सेबिलिटी कहां आ जाएगी? इंडिया में आ जाएगी। एंड द लास्ट, डीम टू अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया। डीम टू अक्रू और अराइज फ्रॉम इंडिया, ये बात लिखी है सेक्शन 9 में। ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 9 के अंदर में लिखी हुई है साहब। अब समझ में आएगा शायद आपको सीक्वेंस। पहले 6 पढ़ाया, 6 से 5, 5 से 7, 8, 9। सीक्वेंस समझ रहा है टॉपिक को किस तरह से सेट किया गया है? यही आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो वहां पे इस सीक्वेंस के अंदर में नहीं है। सो मेनी टाइम्स स्टूडेंट फील बिट फ्रस्ट्रेटेड जब वो इस टॉपिक को पढ़ रहा है, क्योंकि इसकी लिंक ही नहीं लग पाती उसकी, क्योंकि उसकी ये लिंक ही नहीं लग पाती, और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है साहब। इज दैट डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इनकम मतलब क्या? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, deemed to be received in India, accrue or arise in India, deemed to accrue or arise in India, from India. सेक्शन 9 आज का खेल नहीं है। सेक्शन 9 अभी हम नहीं पढ़ सकते। यहां से आगे बढ़ते हुए जो भी लोग, जो भी बच्चे यहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, भले आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में भी हो, पहले यहां तक का एक बार फिर से कंप्लीट कर ले। देखिए एक बात समझिए, कोई भी वीडियो क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि बस खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। गलत। समझ के पढ़ना है। यहां तक का रोको, पढ़ो, फिर आके इसके आगे का पढ़ो तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। उसी तरीके से जो बच्चे अभी यहां पे देख रहे हैं, आज का होमवर्क आपको पता चल गया। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल से वापस उठाना, यहां तक के पूरा वापस पढ़ना है। और अगर आपने यहां तक के नहीं पढ़ा तो आपको कल का सेक्शन 9 नहीं समझ में आएगा, या आगे का सेक्शन 9 नहीं समझ में आएगा। ये मैं कंफर्म बोल देता हूं। सेक्शन 9 उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रेसिडेंशियल स्टेटस आपने अभी तक पढ़ा है। सेक्शन 9 उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपने अब तक रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है। तो ये लास्ट सेक्शन और सबसे बड़ा सेक्शन है। गेटिंग इट और नॉट? चलिए साहब, आ जाओ।
और अब पूछ सकते हो आप अपनी क्वेरीज। यस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इस टॉपिक के अंदर में। आज मैंने फास्ट ट्रैक का डिटेल्स डाला है, सीए इंटर सीए फाइनल के फास्ट ट्रैक का डिटेल्स डाला है, तो प्लीज एक बार वो चेक कर लेना। इंडियन इनकम में सी पार्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया बेटा। अक्रू और राइज फ्रॉम इंडिया, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है वहां से रेंट आ रहा है, इंडिया में कोई एफडी है उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, ये अक्रू और राइज तो यहां से हो रहा है ना, भले ही आप पे इसको आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, डजंट मैटर। लेट्स से आपका और मेरा बिजनेस हुआ और मैंने आपको बोला कि मेरे दुबई वाले अकाउंट में पैसे डलवा दो, बिजनेस कहां ट्रांजैक्ट हो रहा है, यहां सर्विसेज कहां मिल रही है, यहां बस पैसा आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकम आउटसाइड इंडिया की हो जाएगी। ओके बेटा, जो इनकम एग्जम्प्ट है उसके बारे में जानना क्यों है? वो इनकम को भारत सरकार ने 12% ऑफ सैलरी तक के एग्जम्प्ट किया है और इंटरेस्ट को 9.5% तक के एग्जम्प्ट किया हुआ है। इसके ऊपर जो भी मिले टैक्सेबल। हाँ दीपांशु, 112 ए के में 1 लाख से नीचे का जो अमाउंट है फिर हम उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। वेबसाइट्स पे ऑनलाइन लेक्चर अपलोड होने शुरू हो चुके हैं खुशबू, प्लीज चेक। पोएम वर्ड आपने बनाया है? नहीं, ये इंटरनेशनली एक्रोनिम यूज किया जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ये मॉड्यूल में भी वर्ड यूज किया हुआ है। सर सेक्शन 7 में कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो उसे टैक्स करेंगे, कंट्रीब्यूशन कहीं से भी हुआ हो। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है तो यस, बियॉन्ड 12% टैक्सेबल। सर क्या सब कुछ यूट्यूब पे कवर करोगे? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि ओनली फ्यू लेक्चर्स ही हम लोग कवर कर रहे हैं। हर टीचर अपने अपने केस में डिसाइड करेगा कि कौन कौन से लेक्चर उन्हें कवर करने हैं और बचा हुआ पूरा आपको पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव के ऊपर लेना होगा, राइट? तो एज ऑफ नाउ मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि सिर्फ रेसिडेंशियल तक के रखूं या इसके आगे का भी कवर करूं। मुझे इस पे थॉट देना पड़ेगा, मे बी आई विल कम अप टुमारो कि इसके ऊपर कितना पढ़ाना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग लाइव स्ट्रीम के ऊपर जा सकते हैं वी स्मार्ट के, बट वी हैव टू चेक दैट पॉइंट, जिसको आज हम चेक करने वाले हैं। इफ अ पर्सन हैज पेड एनी अमाउंट टू पर्सन हु हैड नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, वेदर टीडीएस इज डिडक्टेड और नॉट। एक मिनट सुनिए। If a person paid any amount to a person who have no business connection in India, whether TDS is to be deducted or not. First tell me who is that person who is paying. ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट फिर से बताना। चिराग, सेक्शन 7 एक प्रोविडेंट फंड, मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट होता है जिसके तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। जब अमाउंट डिपॉजिट होती है तो इसके ऊपर जहां डिपॉजिट होता है वो बैंक इंटरेस्ट देता है। तो अगर ये डिपॉजिट सैलरी के 12% के ऊपर हुआ तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है, और इंटरेस्ट जो उस पर मिल रहा है ये 9.5% के ऊपर हुआ तो ये टैक्सेबल होता है। सर अगर वो पर्सन 2 कंट्री में एक साथ रेसिडेंट हो जाए विच इज अ पर्टिकुलर ईयर, तो ग्लोबल पे टैक्स देना पड़ेगा क्या? ये सवाल का जवाब मैं आगे देने वाला था बट फिर भी अभी दे देता हूं। अगर व्यक्ति एक से ज्यादा जगह रेसिडेंट हो जाए तो ही हैज टू पे टैक्स इन, लेट्स से विजय रेसिडेंट हो जाता है इंडिया का भी ऑस्ट्रेलिया का भी, तो ऐसे केस में विजय को ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स देना होगा इंक्लूडिंग द इंडियन इनकम, इंडिया में भी टैक्स देना होगा इंक्लूडिंग द फॉरेन इनकम। बट ऐसे केस में हमारे पास एक चैप्टर है जो सीए फाइनल पे है जिसे हम कहते हैं दत्ता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में क्या होता है बेटा कि आपने जो फॉरेन में टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट हमें इंडिया में मिल जाता है।
सर रेसिडेंट पर्सन पेड टू नॉन रेसिडेंट हु हैव नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, क्या टीडीएस कटेगा क्या? आंसर इज यस. इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन विच काइंड ऑफ पेमेंट इज टू बी मेड. विच काइंड ऑफ पेमेंट इज टू बी मेड. सर पर जो पर्सन इंडिया में इनकम अर्न करता है उस पर तो वो वैसे भी टैक्स लगता है, तो वो कैसे नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री है? सुनीता आप क्या पूछ रही हैं? आप एक बार पहले सोचिए, आप कुछ गलत पूछ रही हैं बेटा. यूआरपीएफ की जगह आरपीएफ बेटर हुआ टैक्सेबिलिटी के हिसाब से. हाँ बेटा, यूआरपीएफ की जगह आरपीएफ ही बेहतर है कभी भी टैक्सेबिलिटी के हिसाब से. उससे भी बेहतर एसपीएफ है, उससे भी बेहतर एसपीएफ है. सैलरी तक के रुक जाओ, प्री मैच्योर क्वेश्चन है बहुत. क्या आप सारे कमेंटमेंट्स यूट्यूब पे फ्री कवर करवाओगे? बेटा आप इंटर में हो कि फाइनल में, पहले ये बताओ. एनी अदर क्वेश्चन? सर एनी अदर क्वेश्चन? डन. चलिए, सो यहां तक के एक बार फिर से रिवाइज करके आइएगा इंटर्न में. हाँ बेटा, अमेंडमेंट्स का सेपरेट लेक्चर आएगा श्रेया. अभिषेक, 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे बिजनेस कनेक्शन का रेलेवेंस नहीं आता. रॉयल्टी देख लो, एफटीएस देख लो, इंटरेस्ट देख लो. यहां पे परमानेंट स्टैब्लिशमेंट का कोई गेम ही नहीं है. चाहे आप ओईसीडी पढ़ोगे या बेप्स पढ़ोगे, टेक्निकली आप फाइनल में हो और ये सेशन इंटर का चल रहा है, बट स्टिल मैं आपको जवाब दूंगा. टेक्निकली अगर आप बेप्स की गाइडलाइंस पढ़ोगे तो 3 इनकम ऐसी है. आर्टिकल अगर आप देखोगे 7 बिजनेस प्रॉफिट, आर्टिकल 14 एफटीएस एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो आप आगे देखोगे कि बॉस इनके लिए बिजनेस कनेक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया दैट आर लायबल टू टैक्स इन इंडिया. नवंबर 21 का फाउंडेशन का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बेटा नवंबर 21 के लिए फाउंडेशन का बैच वेबसाइट के ऊपर अभी भी अवेलेबल है. मोहित आप प्लीज जाइए वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आपको मिल जाएगा. योर क्लासेस आर ऑसम. थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच. बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मोहित, प्लीज जाके देखिए वेबसाइट पे vsmartacademy.com. जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है. पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. मैराथॉन्स फॉर May 21. क्या बात है, बच्चों के यार रेगुलर खत्म नहीं हुए, तुमको मैराथन चाहिए अभी. कमाल करते हो जी. अमृता, May 21 का मैराथन आगे आएगा, मे बी इन फरवरी और मार्च. सर आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न विथ यू. थैंक यू दीपांशु. यू टेक केयर. आई लव यू टू. बाय बोलो बच्चों.